पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लियान सेट के लोगों ने जियान मिंग को उठा लिया था, इसलिए शियाओचेन जो होता है वहां पर उसकी मदद करने के लिए आता है। जिस चीज में हीवन वाला शियाओचेन भी उसकी मदद कर रहा था, लेकिन फायरी जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओचेन के ऊपर काफी खतरनाक अटैक कर रहा होता है, पर तब भी शियाओचेन वहां पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए फायरी को मार मार कर वहां से भगा देता है। इस वजह से जियान मिंग बच चुकी थी। उसके बचने के बाद अर्थ वाला जो शियाओचेन होता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है, लेकिन तभी शियाओचेन को पता चलता है कि जियान मिंग तो यहाँ से गायब है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हीवन वाला शियाओचेन जो अब परमानेंट अर्थ वाले शियाओचेन की बॉडी को कंट्रोल करेगा, वो एक लड़की का पीछा कर रहा होता है, क्योंकि उसकी आवाज आ रही थी उसे। जैसे ही जियान मिंग गायब हुई थी, ये लड़की हंस के शियाओचेन से कह रही थी कि तुम जियान मिंग को नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए शियाओचेन उस लड़की का पीछा कर रहा था, जिसका पीछा करते हुए वो जंगल में आ जाता है। जंगल में आने के बाद उसे वहां पर वो लड़की दिखाई देती है जो बड़े आराम के साथ वहां पर बैठी हुई थी। उसका नाम किंग राओ होता है और उसी के साथ जियान मिंग भी मौजूद थी। ये देखकर तो शियाओचेन हैरान रहता है कि अरे जियान मिंग यहाँ पर है। इसका मतलब साफ था कि इस किंग राओ ने ही जियान मिंग को उठा लिया था। किंग राओ जैसे ही वहां पर शियाओचेन को देखती है, वो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। शियाओचेन उसके सारे अटैक से बचने की कोशिश करता है, और जब किंग राओ देखती है कि शियाओचेन को उसके एक भी अटैक नहीं लग रहा, तो वो वहां से भागने की कोशिश करती है। उसने जियान मिंग को बिल्कुल कठपुतली में जो रस्सियां लगी होती है उस तरह से घसीटना शुरू कर दिया था। वो बिल्कुल कठपुतली की तरह जियान मिंग को नचा रही होती है। जहाँ जहाँ वो जाती, जियान मिंग वैसे वैसे उसके पीछे जा रही थी। शियाओचेन भी किंग राओ का पीछा करता है। जहाँ जहाँ किंग राओ जाती वो वहां से हंसते हुए जा रही होती है। उसी हंसी की आवाज का पीछा करते हुए शियाओचेन पूरे जंगल को छान मार रहा था कि आखिर जियान मिंग कहाँ चली, उस डायन ने जियान मिंग को कहाँ भेज दिया। तब आगे बढ़ते हुए शियाओचेन अपने कमरे के अंदर आ जाता है। वहां पर जियान मिंग मौजूद थी। वो अब भी ऐसा लग रहा होता है कि हिप्नोटाइज ही है और पूरी तरह से किंग राओ के कंट्रोल के अंदर है। शियाओचेन जैसे उसके करीब आता है, वो वहां से किसी और ही वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है। साथ ही जियान मिंग भी उसके साथ वहां पर टेलीपोर्ट हो चुकी थी। शियाओचेन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। और जिस जगह पर वो लोग अभी आए होते हैं वो जगह रिस्ट्रिक्टेड एरिया था। यहाँ पर आना किसी का भी अलाउड नहीं है, क्योंकि ये जगह खुद में ही इतनी खतरनाक है कि कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं रह सकता। यहीं पर अब शियाओचेन आ चुका था। जिसके बाद वहाँ पर किंग राओ आती है। वहाँ आने के बाद वो शियाओचेन से कह रही थी क्लाउड सेट का जो पॉइजन है ना, ऐसा माना जाता है कि वो दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन है। मैंने कभी उस पॉइजन को टेस्ट तो नहीं किया कि देख सकूं कि ये सच में सबसे खतरनाक पॉइजन है भी या फिर नहीं, लेकिन आज मुझे इसे टेस्ट करने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। शियाओचेन उससे कह रहा था आखिर तुम हो कौन और ये सब क्यों कर रही हो, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ क्या। तब किंग राओ जो होती है वो उससे कहती है मेरा नाम किंग राओ है और मैं एक चीफ हूँ अपने सोल कैप्टिवेटिंग वैली की। इसके बाद वो वहाँ पर बहुत ही सारे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है, जिस वजह से तो जमीन के अंदर से बेले निकल कर शियाओचेन को वहाँ पर पकड़ चुकी थी। शियाओचेन बहुत कोशिश करता है कि वो खुद को यहाँ पर छुड़ा ले, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। वो जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश करता उतना ही ज्यादा वो बेले मजबूती से उसे जकड़ते जा रही थी। किंग राओ शियाओचेन से कह रही होती है हाल फिलहाल तो तुम्हारे पास सिर्फ डीमन हैंड टेक्निक है जो थोड़ी बहुत कमाल की है, उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि तुम कोई भी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर ना ही मुझे या किसी और को पकड़ पाओगे या फिर खुद को भी यहाँ पर से आजाद कर पाओगे। जिसका मतलब साफ है कि तुम यहाँ पर पूरी तरह से घिर चुके हो, तुम यहाँ से बाहर जा ही नहीं पाओगे। मुझे ना तुम्हारा मास्क निकालने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है। मैं देखूं तो जरा कि इस मास्क के पीछे कितना ज्यादा सुंदर चेहरा छुपा हुआ है। अगर तुम सच में बहुत ज्यादा हैंडसम हुए ना तो मैं अपना दिल बदल कर तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, लेकिन अगर तुम्हारा थोपड़ा मुझे पसंद नहीं आया तो मैं अभी के अभी तुम्हारी जान ले लूंगी। लेकिन जैसे वो उसका मास्क निकालने वाली थी, शियाओचेन वहाँ पर फ्लेम पाम टेक्निक का इस्तेमाल करता है और अपने हाथों के अंदर से फ्लेम की पावर को निकालते हुए उसने किंग राओ को वहाँ से दूर कर दिया था। शियाओचेन कह रहा होता है मेरे पास खाली डेविल हैंड टेक्निक नहीं बल्कि और भी कई सारी टेक्निक है जिसे देखना तो तुम्हें अभी बाकी ही है। जो देखकर किंग राओ कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर मुझ पे अटैक करने वाले हो, ठीक है फिर मैं यहाँ से चली जाती हूँ। इसके बाद वो जियान मिंग को ही लेकर वहाँ से जाने लगती है। किंग राओ का कहना था कि शायद मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम अब भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसलिए वो यहाँ से जियान मिंग को उठाकर लेकर चली गई। शियाओचेन दोबारा से किंग राओ का पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे वो आगे बढ़ रहा था ना, वहाँ पर उसी डायन के कई सारे क्लोन आने
आने लगते हैं जो बाजार के अंदर लोगों को सिड्यूस करते हुए अपने कंट्रोल में ले रही थी। वहाँ पर कई सारे क्लोन जो होते हैं, शियाओचन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट कर रहा था। वो देखते ही देखते कई सारे क्लोन को वहाँ पर खत्म कर डालता है और फिर वो किंग राव से कह रहा होता है क्या ये तुम्हारी ही चेली है? तुम्हारे पास मानना पड़ेगा सच में बहुत ही ज्यादा घटिया टेक्निक है। मुझे लगा था कि तुम कुछ और भी अच्छा कारनामा करके दिखाओगे, लेकिन देखो तुमने यहाँ पर चूजों को बुला लिया। वो सारे के सारे क्लोन अब यहाँ पर शियाओचन के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ पर युनफी का भी एक क्लोन आ जाता है जिसके अंदर तो उस डायन ने अपनी स्वॉर्ड घुसा दी थी। जैसे वो स्वॉर्ड घुसी थी उसके खून के छींटे शियाओचन के मुंह और हाथ पे आकर गिर जाते हैं। तब जैसे ही वापस से उस डायन की क्लोन जो होती है युनफी के ऊपर अटैक करने वाली थी कि तभी शियाओचन वहाँ पर आकर उस डायन को रोक लेता है, क्योंकि अब भी वो युनफी को उसी तरह से पसंद करता था जब उसने उसे धोखा नहीं दिया था। शियाओचन यहाँ पर युनफी से कह रहा होता है युनफी तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आखिर तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों की थी और तुम यहाँ पर किस लिए आए? युनफी यहाँ पर शियाओचन से कह रहा होता है शियाओचन मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आइंदा मैं कभी ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करूंगा। मैं यहाँ पर सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए आया, प्लीज मुझे माफ कर दो। न जाने मुझे पहले क्या हो गया था, किस चीज के नशे में मैं था जिस वजह से मुझसे ये सब हो गया। मैं एक्सकैलिबर और एम्पायर की बेटी के बहकावे में आ चुका था, लेकिन मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। प्लीज मुझे यहाँ पर माफ कर दो। साथ ही मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया वो तुम्हारी भलाई के लिए ही किया था, ताकि तुम्हें कुछ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि उस टाइम जो तुम्हारी पावर थी उसका इस्तेमाल करते हुए तुम जबरदस्ती ट्रिब्यूलेशन के अंदर से होकर गुजरने की कोशिश कर रहे थे ताकि तुम अपना हीवनली रैल्म को पार कर सको। लेकिन जितना ज्यादा तुम जबरदस्ती करते उतना ही ज्यादा तुम्हारी कल्टीवेशन और तुम्हें खुद को नुकसान होता। इसे नुकसान को रोकने के लिए मैंने तुम्हारे पर हमला किया था, मेरा ज्यादा कुछ गलत इंटेंशन नहीं था। तभी वहाँ पर बहुत सारी वापस से डायन के क्लोन आ जाते हैं। वो जैसे शियाओचन के ऊपर अटैक करने वाले थे, युनफी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी क्लोन को मारना शुरू कर देता है और शियाओचन से कहता है शियाओचन तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तब तक के इन लोगों को संभालता हूँ। शियाओचन बिल्कुल ही कंफ्यूज कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, युनफी क्या यहाँ पर सच में आया है या फिर मेरा दिमाग ही ऐसा दिखा रहा है कि मेरे सामने युनफी खड़ा हुआ है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि कौन सी चीज रियलिटी है और कौन सी चीज फेक है। पर तभी जैसे ही कुछ क्लोन युनफी के ऊपर अटैक करने वाले थे, शियाओचन उन क्लोन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है ताकि यहाँ पर युनफी को एक खरोच तक ना आए। वो अब भी युनफी को उतना ही ज्यादा पसंद कर रहा था, वो सारी चीजें भुला चुका होता है। ऐसा लग रहा था कि उसने यहाँ पर युनफी को माफ कर दिया। पर तभी शियाओचन अगले ही पल किसी और वर्ल्ड के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो किसी बाजार में आ चुका है और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो अपना इंस्ट्रूमेंट बजाते हुए कह रही थी कि मरना तो सबकी नसीब में लिखा ही होता है, लेकिन इंसान ये नहीं जानता कि वो कब मरेगा, कहाँ पे मरेगा और किस तरह से मरेगा। यही जिंदगी की एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है। इंसान जब पैदा होता है तभी से उसका मरना लिख दिया जाता है। इसके बाद अगले ही पल शियाओचन किसी और वर्ल्ड में चला जाता है। साफ साफ लग रहा था कि यहाँ पर वो जो किंग राव है उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए शियाओचन को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा शियाओचन को कि आखिर वो क्या देख रहा है और क्या कर रहा है। बस जो चीज उसके दिमाग उसे दिखाने की कोशिश कर रहा है वैसे वैसे ही शियाओचन चलते जा रहा है। तब अगले पल शियाओचन को एक नाव के अंदर जानमिंग दिखाई देती है। वो नाव आगे चलते हुए जा रही थी, इसलिए शियाओचन भागते हुए उस नाव का पीछा कर रहा होता है ताकि जानमिंग को बचा सके। लेकिन जैसे वो जानमिंग के पास आता है ना, जानमिंग सीधा अपना एक डैगर निकालते हुए उसे शियाओचन के पेट के आर पार घुसा देती है। जैसे कि युनफी ने पीछे से हमला किया था, जानमिंग ने तो सीधा सामने से हमला कर दिया। लेकिन ये भी शियाओचन का दिमाग ही दिखा रहा था। वो वापस से उस जगह पर पहुंच जाता है जब युनफी उसकी मदद करने के लिए आया था। वहां पर आने के बाद जो क्लोन के साथ फाइट कर रहा युनफी होता है ना, वो भी अपनी स्वॉर्ड लेकर सामने सामने सीधा शियाओचन को घुसा देता है, क्योंकि ये युनफी तो नहीं सुधरने वाला। वो बस यहाँ पर नाटक कर रहा था शियाओचन से कि मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, जबकि असल में उसका यही प्लान था कि वो दोबारा से यहाँ पर शियाओचन को मार देगा। जिसके थोड़ी ही देर बाद युनफी और जानमिंग दोनों उसी किंग राव के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद किंग राव कहती है अभी तक तुमने जो भी चीज देखी ना वो सिर्फ मेरे जादू का छोटा सा नमूना था। मैं तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें दिखा सकती हूँ जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकते। उसी ने वो डैगर शियाओचन के अंदर घुसाया था और यही सिर्फ एक रियलिटी होती है। बाकी जितनी भी चीज हमने देखी थी वो सब इल्यूजन और इमेजिनेशन था। किंग राव कहती है कोई भी मेरे इल्यूजन से कभी बाहर ही नहीं जा सकता, इतना स्ट्रॉन्ग है मेरा इल्यूजन। उसके बाद वो दोबारा से शियाओचन के अंदर डैगर घुसाने की कोशिश करती है, लेकिन शियाओचन खुद
खुद को बचाकर वहां से भागने लगता है। उसे एक बार तो डैगर लग चुका था, इस वजह से वो बहुत ज्यादा इंजर्ड है। दूसरी तरफ सेट के अंदर एल्डर फेंग और उसके जितने भी चेले चपाटे लोग होते हैं ना, उन लोगों ने मास्टर और दूसरे वाले एल्डर को कैद कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि अब ये लोग यहाँ पर एल्डर और उस मास्टर को दोनों को खत्म कर डालेंगे। वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उन रस्सियों को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे जो इन चेले चपाटों ने उनके अंदर बांधी होती है। लेकिन तब ये देखकर एल्डर फेंग अपनी पावर का इस्तेमाल करके उनके ऊपर एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसके अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग ऑरा का प्रेशर नीचे कि उस प्रेशर से तो वो मास्टर और दूसरे वाले एल्डर खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। तो रस्सी तोड़ने की क्या खाक कोशिश कर पाएंगे। मास्टर फेंग से कह रहा था, फेंग आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो, आखिर तुम्हें चाहिए तो चाहिए क्या। जिस पर एल्डर फेंग कहता है, सेक का चीफ ना ऐसे बंदे को बनना चाहिए जिसके अंदर जोश हो और वो सेट को चलाने के लायक भी रहे, जैसे कि मैं हूँ। तुम लोग अगर कुछ देर और ज्यादा यहाँ के चीफ बने रहते ना तो हमारा सेट बिल्कुल बर्बादी के पीक पर पहुंच चुका होता। इसलिए अब इस सेट को पावरफुल बनाने का टाइम आ चुका है। जो सुनकर तो मास्टर और दूसरे वाले एल्डर को इतना ज्यादा गुस्सा आ चुका था कि उनके गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो दोनों यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए रस्सी को तो तोड़ देते हैं, फॉर्मेशन से भी उन्हें अब फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ गया होता है। दूसरे वाले एल्डर ने वहां पर उस मास्टर को भगा दिया था ताकि वो मदद ला सके और खुद बेचारे वो वहां पर सरेंडर करवा देते हैं क्योंकि वो भाग नहीं पाए थे। ये देखकर एल्डर फेंग जो होता है वो मास्टर के पीछे पड़ जाता है। मास्टर एल्डर फेंग से कह रहे होते हैं, एल्डर फेंग देखो, आज से पहले कभी भी हम दोनों के बीच फाइट नहीं हुई है, लेकिन तुमने एक कदम भी मुझे बढ़ाने से रोका ना तो मैं भूल जाऊंगा कि आखिर तुम हो कौन। जिस पर एल्डर फेंग कह रहा होता है, नहीं नहीं, आपने तो मुझे गलत समझा, मैं आपके जैसा दयालु तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। जिस सेट के लिए मैं काम करता हूँ उसके लिए तो मुझे लोगों को सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा। जिस वजह से अब देखते ही देखते मास्टर और एल्डर फेंग के बीच में फाइट शुरू हो गई होती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। जहाँ पर एल्डर फेंग ज्यादा पावरफुल लग रहा था। मास्टर एल्डर फेंग से कहते, काश मैंने तुम्हें ये सारी टेक्निकें नहीं सिखाई होती, आज तुम यहाँ पर हमारे साथ ही फाइट नहीं कर रहे होते। मैंने तुम्हें ये सारी टेक्निक सिखाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। जो सुनकर एल्डर फेंग कह रहा होता है, अब गलती कर ही दी है तो खामियाजा भी भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर तो मास्टर ने वहां पर अपने आइस फ्लेम पाइथन को बाहर निकाल लिया था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। जो देखकर तो एल्डर फेंग ने भी वहां पर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया था। उसका इस्तेमाल करते हुए वो आइस पाइथन को खत्म करने की कोशिश करता है और बस सिर्फ एक ही अटैक के अंदर आइस पाइथन वहां पर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। उसके बाद तो एल्डर फेंग मार मार कर मास्टर को दोबारा से उसी जगह पर भेज देता है जहाँ पर दूसरे वाले एल्डर थे। दूसरे एल्डर फेंग से कहते, आखिर तुमने फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल क्यों किया, किसने सिखाई तुम्हें ये टेक्निक। ये टेक्निक सीखना तो अलाउड नहीं था, लेकिन इसका तो एल्डर फेंग कोई जवाब नहीं देता। एल्डर फेंग तो वहां पर बड़े आराम से बैठकर चाय पी रहा था और चाय पीते हुए वो दुआन की ही तारीफ कर रहा होता है कि वाह दुआन, आपने तो बहुत बढ़िया प्लान बनाया था। मेरा सपना चीफ बनने का बस अब कुछ ही कदम दूर है। मुझे आज इस सेट का चीफ बनने से कोई नहीं रोक सकता। एल्डर फेंग दूसरे वाले एल्डर से कह रहा था, एल्डर आपको तो पता ही है ना कि जंगल में सरवाइव करने का रूल क्या होता है। जो एक्सट्रीम कंडीशन तक के जा सकता है वही वहाँ पर जिंदा रह पाएगा। कमजोरों की कोई जगह नहीं होती। उसी तरह का रूल यहाँ पर भी अप्लाई होता है। जिसके पास पावर है वही यहाँ का चीफ बनेगा। कमजोरों की कोई औकात नहीं है। दूसरी तरफ शियाचन अब भी अलग अलग इल्यूजन के वर्ल्ड में नाच रहा था। बहुत सारी दुनिया उसके दिमाग में घूम रही होती है। कभी शियाचन इधर वर्ल्ड में जाता तो कभी उधर वर्ल्ड में पहुंच रहा होता है। एक पल को तो वो सीधा हेवन में पहुंच जाता है जहाँ पर एक्सकैलिबर और एम्परर की बेटी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ चुके थे। शियाचन खुद में कहता है, ये इल्यूजन जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, मैं इल्यूजन से बाहर नहीं जा पा रहा। जितना मैं इस इल्यूजन को सच्चाई मानते रहूंगा ना उतना ही ये इल्यूजन मुझ पे हावी होते जाएंगे। मुझे मेरे दिमाग को शांत करना है ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ, जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ वो कुछ सच्चाई नहीं। इसके बाद ही मुझे लगता है कि मैं इन इल्यूजन से बाहर आ पाऊंगा, वरना कोई चांस नहीं लग रहा। इस वजह से शियाचन एक तालाब के अंदर जाकर छुप जाता है, वहां पर थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत करने के लिए। उधर किंगरा शियाचन को ढूंढते हुए कह रही थी, शियाचन मुझे तो लगा था ना कि तुम एक हीरो हो, लेकिन तुम्हें इतना ज्यादा भागता हुआ देखकर मुझे पता चल गया कि तुम कोई हीरो नहीं बल्कि लूजर हो जो खाली डर कर इधर उधर भागता रहता है। भागने के अलावा उससे कोई दूसरा रास्ता तो दिखाई ही नहीं देता। क्या यार, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। मैंने तो तुम्हें बहुत पावरफुल समझा था, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तो चलो अब जल्दी जल्दी से मेरे सामने आ जाओ, मुझे तुम्हें मार कर कुछ
कुछ और भी काम करने के लिए जाना है। देखो मुझे ज्यादा इंतजार करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर शियाचेन जब तालाब के अंदर होता है ना, वहाँ पर भी कई सारी लड़कियों के क्लोन आने लग गए थे। वो सभी आकर वहाँ पर शियाचेन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो सभी उससे सेड्यूस कर रहे हैं ताकि उसका ध्यान भटकाया जा सके और वो अपने माइंड को ना शांत कर पाए। शियाचेन बस अपने दिमाग से कह रहा होता कि नहीं, ना किसी चीज को देखना है, ना किसी चीज को सुनना है और ना ही किसी चीज को महसूस करना है। जब मैं इन तीनों चीजों को नहीं करूंगा तो मेरा दिमाग खुद ब खुद समझ लेगा कि जो भी चीज मैं देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है। उसके बाद ही मैं किंग राव को हरा सकता हूँ, वरना तो मैं उसके इल्यूजन में हमेशा के लिए फंस जाऊंगा। देखते ही देखते उन लड़कियों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर शियाचेन वहां पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद के माइंड को कंट्रोल कर रहा था। वो बस जोर जोर से चिल्ला के बस ये कह रहा होता है कि जो भी मैं देख रहा हूँ वो सच्चाई नहीं है, इस पे यकीन मत करना। ये सारे इल्यूजन मेरे दिमाग में जो सोच भरी हुई है ना, उस वजह से दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं सोचना ही बंद कर दूं तो ये इल्यूजन भी गायब हो जाएंगे। दूसरी तरफ किंग राव जो होती है वो कह रही थी मैंने तो शियाचेन के अंदर डैगर घुसा दिया था ना, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया होगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा दूर तक जा पाएगा। वो आसपास ही कहीं मौजूद होगा, छुप कर बैठा होगा वो, और क्या, छुपने के अलावा तो उसे कुछ आता ही नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर शियाचेन से कह रही होती है प्यारे शियाचेन जल्दी बाहर आ जाओ। लेकिन तभी शियाचेन के डैगर लगने की वजह से जो खून निकल रहा था ना, उसके कुछ निशान तालाब के पानी के ऊपर आ गए होते हैं। उस वजह से किंग राव को समझ आ जाता है कि हाँ, मुझे पता चल चुका है कि शियाचेन कहाँ छुप कर बैठा है। उधर हीवन वाला शियाचेन बॉडी के अंदर से कह रहा होता है अरे ये लड़कियां यहाँ पर भी आ गई, लगता है कि वो इल्यूजन यहाँ पर भी काम कर रहा है। फिजिकल बॉडी को तो छोड़ो, मेरी हीवनली जो सोल है उसके ऊपर भी ये इल्यूजन काम कर रहा है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ये इल्यूजन है। लेकिन कुछ भी हो, मुझे यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपना ब्रेक थ्रू करना है। अगर मैं अपने 4th लेवल को ब्रेक थ्रू कर लूँ तो उसके बाद मैं इन इल्यूजन वाली सभी चीजों को खत्म कर सकता हूँ। वो जल्दी जल्दी सारी टेक्निक देख रहा होता है कि कौन सी टेक्निक मुझे 4th लेवल ब्रेक थ्रू करने में मदद करेगी। तब वहां पर किंग राव भी आ चुकी थी, जो अपना डैगर लेकर दोबारा से शियाचेन की तरफ ही बढ़ रही होती है। लेकिन सभी लोग उसके ऊपर अटैक करते इससे पहले शियाचेन वहां पर स्काई रॉड टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसके मुंह से जो आवाज निकली थी उसकी वेव इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सब के सब उड़कर वहां से दूर फेंका चुके थे। इसके बाद शियाचेन वहां पर सोल डिवोरिंग थंडर टेक्निक का इस्तेमाल करता है। उसका इस्तेमाल करते हुए तो उसने किंग राव को उठाकर दूर फेंक दिया था, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करने की वजह से शियाचेन को और ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी। वो कहता है फिजिकल बॉडी के कमजोर होने की वजह से मैंने जो स्काई रॉड टेक्निक का इस्तेमाल किया है वो मेरी बॉडी को और ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। लेकिन तब भी वो किंग राव से कह रहा होता है देख लिया ना, तुम्हारे इल्यूजन का मुझ पे कोई असर नहीं होने वाला, अब तुम्हारी बारी है, मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन तब किंग राव वापस से जियानमिंग को देख रही होती है। उसके पास वही तो एक मोहरा है जिसका इस्तेमाल करते हुए वो शियाचेन को रोक सकती है। इसके बाद वो शियाचेन से कहती है बहुत अच्छा, बहुत अच्छी टेक्निक का तुमने इस्तेमाल किया है, लेकिन अफसोस की बात है कि तुम्हारे हाथ में जियानमिंग नहीं लगने वाली। इसके बाद वो उड़ते हुए वहां से गायब हो जाती है। उसके गायब होने के बाद जैसे ही शियाचेन जियानमिंग के पास आता है वो देखता है कि जियानमिंग तो यहाँ से भी गायब है, यानी कि किंग राव उसे उठाकर दोबारा ले गई। इस वजह से बेचारा शियाचेन वापस परेशान हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की इस किंग राव को हराने की, तब भी इसने जियानमिंग को उठा लिया, मैं कैसे इस किंग राव को पकड़ के मजा चखाऊं। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।